तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है। यहाँ पर वो एक गलत चीज़ पे जाहिलाना अंदाज के साथ और बस बहुत से मामलात पे वो अड़ जाता है। यहाँ पर भी उसका ये अंदाज जो है वो बिल्कुल अनपढ़ लोगों का है और कोई माकूलियत इसमें नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल बहरहाल वो आर्मी चीफ के मातहत है और उसकी खिदमत का तयन वो उन्होंने ही करना होता है। इस हवाले से फ़ौज के जो दायरे कार है उसमें इस हद तक प्राइम मिनिस्टर को चला जाना कि वो मुल्क की निज़ाम ही जाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूँ महर बुखारी। इस्लामाबाद में आज भी सियासी बेयकीनी की फिजा कायम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हंगामी बुनियादों पे PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया आज और तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को शिरकत की हदायत की गई। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। उनका कहना था कि हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं है। अस्करी क़यादत से उनसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। DGISI की तैनाती पर होने वाली के आसराइयाँ दुरुस्त नहीं और इसमें तकनीकी खामी थी कि जो ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, एक प्रेस रिलीज से पैदा होने वाले तलातुम को एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, तकनीकी खामी, वज़ीर आज़म की स्वाबदीद और आइन की गुंजाइश जैसे कई हवालों से जोड़ा जा चुका है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सेम पेज के हवाले देकर सियासी माहौल का होम्योपैथिक इलाज तो निकाल लिया आज, मगर हालात मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कमोबेश तमाम वुज़रा ने अपने तईं वज़ीर आज़म की तर्जुमानी की और सब अच्छा है की रिपोर्ट दी। फवाद चौधरी का कहना था कि इजलास में वज़ीर आज़म ने बताया कि वो और जनरल बाजवा हर मामला बैठ कर तय करते हैं। DGISI की तकर्री के मामलात मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि ये क्रेडिट जनरल बाजवा को भी जाता है जिन्होंने मुकम्मल तौर पर डेमोक्रेसी जमहूरियत को सपोर्ट किया है। फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं और जो भी नुक्ता नज़र होता है वो हम बैठ के आपस में बातचीत से हमारी तय हो जाता है। DGISI के मसले के ऊपर भी सूरत हाल एग्जैक्टली यही रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ये समझते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं और उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो जाहिर है कि जनरल बाजवा को भी जाता है। वो तकनीकी खामी जिसे दूर करने में 1 हफ्ते से ज़ायद लग गया है। वफाकी वुज़रा अब इसका मलबा अपोजिशन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश में दम निकले तो वो इंशाअल्लाह पूरी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद आगे बढ़कर आज बोले कि वज़ीर आज़म ने बताया है कि सब चीज़ें तय हो गई हैं। नई तैनाती के लिए वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू की कोई बात नहीं की। वज़ीर आज़म सियासी तौर पर सोच रहे थे और फौज का अपना तरीक़ाकार है। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। जी बेटे, पहले कभी भी नहीं बना, क्यों बना? बेटे देखें, ये मसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार। लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन मुझसे। नाज़रीन, सेम ये इतलात बहरहाल ये ज़रूर थी कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि आर्मी चीफ की तजवीज़ करदा पैनल में शामिल तीनों अफसरान का इंटरव्यू लिया जाए। ये खबर भी गर्दिश में आई। फिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में भी लिखा, आज के DGISI की तकर्री का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एक मखसूस तबका इस मामले पर जो खेल खेलना चाहता है वो नाकाम हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नए DG के लिए इंटरव्यू करेंगे। इन ओहदों पर तैनाती से कबल मुलाकात एक अमूमी रवायत है। ऐसे अमल को भी मुतनाज़ बनाना हाई नामुनासिब है। नाज़रीन, इससे कबल इतलात ये भी आई हमारे पास कि बड़ों की अहम तरीन बैठक में वज़ीर आज़म बारहा डट गए कि उन्होंने बबांगे दहल कहा कि आपके इदारे की इज्जत है तो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की भी इज्जत है। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर हुक्म की साबका वज़ीर आज़म की तरह इक़्तिदार बचाने के लिए बजा आवरी करें। इस बैठक से ये इतलात भी मौसूल हुई कि वज़ीर आज़म खुद असम्बलियाँ तहलील करने की ऑप्शन भी ले सकते हैं, मगर
समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। गोया हुकूमत की जानिब से तकर्रियों और तैनातियों पर कानूनी तकाज़े का मुतालबा किया गया था, जो कि मुतकाज़ी है कि वज़ीर आज़म को 3 से 5 नामों की समरी भेजी जाएगी और वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो किसी एक नाम पर बाहमी मुशावरत से इत्तफा कर लें। सालिम अपोजिशन इदारा जाती तनाव से बचने के लिए वज़ीर आज़म को मुतनब्बे कर चुकी है। एहतसाब अदालत के बाहर आज आसिफ अली जरदारी से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान DGI-SI के तकर्रुर के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल संभाल लेंगे, जिस पर शरीक चेयरमैन और साबिक सदर ने कहा कि उसने अपने सियासतदान ही मुश्किल से संभाले हुए हैं। आसिफ अली जरदारी ने वसूख से यह दावा किया कि अगली बार पीपल्स पार्टी की होगी। मुज़रा की तमाम तर वजाहतों के बावजूद तकनीकी खामी अब तक दूर नहीं हुई। नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हुआ, लेकिन बात की जा रही है कि ऑल इज़ वेल और मुकम्मल क्लैरिटी आ चुकी है। क्या वाकई ऐसा है? बात करेंगे रेड जोन्स फाइल्स के ऑथर सीनियर सहाफ़ी फ़हद हुसैन साहब से। फ़हद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। क्या वाकई क्लैरिटी आ चुकी है? देखिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू रहा ये है कि पिछले 5-6 दिन से कि क्लैरिटी की कमी रही है। यानी ये इशू को इतना बड़ा तो है नहीं, एक प्रोसीजरल इशू है, और इससे पहले भी माजी में भी हमने देखा कि इस पोजीशन पे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो होती रही हैं। हमने तो पहले कभी नहीं सुना कि उसमें कोई इख्तलाफ हुआ हो या उसमें किस तरह की मुशावरत हुई हो या पैनल में कितने नाम गए हों और उसमें से किसको किसने रेकमेंड किया हो और किसने रिजेक्ट किया हो। ये खामोशी से मामलात होते थे और पब्लिक को, आम पब्लिक को और मीडिया को तभी मालूम होता था जब वो अनाउंसमेंट होता था। तो ये मेरे ख्याल में इशू का प्रॉब्लम नहीं है, ये जिस तरीके से हैंडल हुआ है प्रॉब्लम वो है। और उसकी वजह से ये जो आप क्लैरिटी का जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल ये नुक्ता आपका ठीक है कि क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी से ये मामला जो है, ये एक आम सा इशू जो है वो एक बहरानी कैफियत इख्तियार कर गया है। अब 5, 6, 7 दिन के बाद अगर क्लैरिटी आ जाए तो मेरे ख्याल में शायद थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन बहरहाल अगर ये क्लैरिटी आ जाती है और मामला रिजॉल्व हो जाता है, जो कि मेरा ख्याल है होना तो है ही, आज नहीं तो कल तो हो जाएगा, लेकिन असल इशू ये नहीं होगा कि अल्टीमेटली वो रेजोल्यूशन क्या थी। असल इशू ये होगा कि पिछले 5-6 दिन में जो गड़बड़ हुई है उससे किसको कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फ़हद साहब, आज हंगामी बुनियादों पे वज़ीर आज़म ने एक पार्टी इजलास तलब किया। बहुत से लोग तो अपने हलकों में थे, पहुंच भी नहीं सके, उनको एतमाद में लिया। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो देयर इज़ ट्रबल। मुझे बताइएगा कि हाउ मच ट्रबल, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्या वाकई सब कुछ सही है, ऑल इज़ वेल, जिस तरह वज़रा बाहर आके तसल्लियाँ दे रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में असल क्वेश्चन है ये जो आपने पूछा है, और इसको मैं इस तरीके से इसको एनालाइज करूंगा कि ये जो रिलेशनशिप है जो अभी हमने देखी पिछले चंद दिनों में, 2 इदारों के दरमियान समझ लें, 2 शख्सियात के दरमियान समझ लें, इस रिलेशनशिप का जो सबसे अहम अंसर है वो होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, कि आपको एक दूसरे पर कितना एतमाद। और जब वो ट्रस्ट मुकम्मल होता है तो फिर प्रोसीजरल लैप्सेस इतने मैटर नहीं करते, कितनी समरी आई, कब आई, किसने मूव की, कैसे की, ये इतना मैटर नहीं करता। अगर आपको ये मालूम हो कि जो भी बातचीत हो रही है, जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो भी मुशावरत हो रही है, उसमें किसी का फायदा और किसी का नुकसान नहीं होगा, यानी कि ये विन विन होगा। लेकिन जब ट्रस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो फिर लगता यूं है कि किसी एक की जीत किसी की हार है। और अगर ये इक्वेशन विन विन से विन लूज में चली जाए, चाहे लूज का एलिमेंट बहुत कम हो, तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और फिर ये सवाल जो आपने पूछा कि इज ऑल वेल, मेरे ख्याल में उसके ऊपर हल्का सा पॉज लेने की जरूरत होती है। आज आपने फ़हद साहब अपने आर्टिकल नोटिफाइंग अ क्राइसिस में कहा कि पैनामा लीक्स के बाद ये मुल्क में पहला इतना बड़ा क्राइसिस है जिसका सामना करना पड़ा है किसी सिविलियन गवर्नमेंट को। एंड यू कंपेयर्ड इट टू पैनामा के बाद तो नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से हाथ धोना पड़ गए थे अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से, एंड वी सॉ ग्रेव डेंजर। क्या आप क्या एल्यूड कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी खतरे में है? क्या वजीर आजम की कुर्सी खतरे में? मेरे ख्याल में आज के दिन ये कहना शायद कबल अज़ वक्त होगा। देखिए मैंने इसलिए पैनामा से कंपैरिजन किया था क्योंकि पैनामा इशू जब आया तो उस वक्त लग ही रहा था कि उसके हुकूमत वक्त जो है, जो PMLN की गवर्नमेंट थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। PTI का धरना जो है वो एक तरीके से फेल हो चुका था, उनके जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस थी वो फारिग हो चुकी थी, और उनकी सियासत लगता ये था कि बंद गली में दाखिल हो चुकी है, और लोग PMLN के लोग अगले टर्म की बात कर रहे थे। और उसके बाद यकदम ये एक पैनामा का इशू आया और तमाम तरह इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई। मैं इसलिए इसका मवाजना कर रहा था कि कुछ यहां भी यही सूरत हाल थी। 8 से 1 महीना पहले
यही तासुर था कि पीटीआई की गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपोजिशन डिसरे में है, एस्टैब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट है और इलेक्शन 2 साल दूर हैं, अगले 5 साल की बात हो रही थी। उसके बाद एकदम ये इशू आया है। अब क्या ये इशू जो है वो आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को के लिए खतरे की घंटियां बजाएगा? मेरे ख्याल में बहुत हद तक मैटर करेगा कि ये जो रेजोल्यूशन होगी इसमें किसकी कितनी जीत होगी और किसकी कितनी हार होगी। अगर किसी तरीके से तासुर ही हुआ कि किसी की हार नहीं है, किसी का लॉस ऑफ फेस नहीं है, तो फिर शायद खतरे की घंटियां ना हो। लेकिन अगर ये बयानिया उभर कर सामने आया कि किसी ने जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए किसी और को जोर जबरदस्ती से कुछ करवाया है, तो फिर माजी को कम से कम सामने रखते हुए वो इस्तेहकाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के पास है, शायद उसमें कुछ कमी हो। वेरी इंटरेस्टिंग, ईदर विच वे तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। देखिए, अगर नया नाम सामने आता है दैट मीन्स के अस्करी इदारे ने 2 कदम पीछे लिए हैं। अगर नया नाम सामने नहीं आता और वही नाम आता है दैट मीन्स के वज़ीर आज़म ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, गो के ऑफ कोर्स माई पोटेंशियली आफ्टर अपीजिंग हिज ईगो और इन्फोर्सिंग हिज राइट, सो टू से, आप जिस तरह देखें। मगर जरदारी साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि मईशत अभी मजीद ख़राब होएगी और उसके बाद ये एहतसाब का अमल रुकेगा। एंड आई बीन वंडरिंग ऑल इवनिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग ये उनका स्टेटमेंट है। इससे क्या इशारा वो दे रहे हैं? यानी कि हालात इतने मजीद ख़राब हो जाएंगे कि उनकी ऑप्शन को अवेल करने या दीगर ऑप्शंस को अवेल करने के अलावा द पावर्स दैट बी, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा? व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? जरदारी साहब जो हैं वो महर हमेशा पहेलियों में बात करते हैं और ये बात आपकी दुरुस्त है कि आप सोच रही हैं तो उसमें कोई ना कोई सियासी मैसेज जरूर होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए, इस टाइम मईशत जो है वो इस तरीके से खतरे में है कि आप मैक्रो नंबर्स में तो जो मर्जी बात कर लें और गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन अगर आप उसको रिलेट करते हैं लोगों से, आम आवाम से, तो फिर मईशत का जो ओवरऑल एक बैलेंस शीट है वो अच्छी नहीं लग रही। और उससे ज्यादा खतरे की बात यह है कि अगले चंद हफ्तों में और महीनों में मामलात और खराबी की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली जितनी मईशत कमजोर होगी उतनी हुकूमत कमजोर होती है। नॉर्मल हालात में इतना मैटर नहीं करता क्योंकि हुकूमत ही कहती है कि इलेक्शन से पहले हम कुछ बेहतरी कर लेंगे, लेकिन जब सियासी तौर पर भी कमजोरी हो रही हो और इक्तसादी तौर पर भी कमजोरी हो रही हो तो फिर ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली हो जाता है। और शायद जरदारी साहब इसकी तरफ जो इशारा। अच्छा फहद, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ऑपोजिशन ने क्या आपकी नज़र में इसके ऊपर सियासत की है, या जिस तरह आज वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और फिर वज़ीर इत्तलात भी बार बार कहते हैं CV लेके फिर रहे हैं, क्या वाकई ऑपोजिशन कोई अपने लिए गेटवे ढूंढ रही थी सूरत हाल के अंदर से? और PDM की सियासत जो है वो किस तरह गाइड होगी आफ्टर दिस इवेंट इन द डेज टू कम? देखिए, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन के कुछ लोगों ने तो वो एक सेइंग है जो नेपोलियन बोनापार्ट के हवाले से कही जाती है कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। तो कुछ हद तक तो शायद उन्होंने ये फॉलो किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऑपोजिशन के लिए जो इस टाइम जो बुनियादी उनके सामने जो एक हदफ था, और शायद है भी सही, वो ये था कि ये जो एक इंप्रेशन, ये एक तासुर बना हुआ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी से बनाया है कि उनकी कारकर्दगी जितनी भी खराब हो, उनकी हुक्मरानी के नीचे इक्तसादी सूरत हाल जितनी भी कमजोर हो, और उनका जो एक ओवरऑल इमेज है तब्दीली के हवाले से वो जितना भी खराब हो, उनको इसलिए खतरा नहीं है क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये जो 5-6 दिन में जो कुछ हुआ है, मैं इससे और कुछ होना हो, ऑपोजिशन में कुछ हद तक ये एक फीलिंग आई है कि शायद एक और अल्टरनेटिव बनने के लिए स्पेस खुली है। अब ये वाकई में हुआ है, ये स्पेस वाकई खुली है, शायद इस वक्त ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये तासुर बनना शुरू हो जाए कि अल्टरनेटिव की स्पेस है और शायद अल्टरनेटिव की जरूरत भी है, तो फिर ऑपोजिशन की सियासत जो है उसमें थोड़ा फोकस आ जाता है। मुझे लगता है ये है कि पिछले 5-6-7 दिन में ऑपोजिशन की सियासत में और कुछ हुआ ना हुआ, फोकस जरूर आ गया। मगर कोई ना कोई तो सियासत में गुंजाइश भी पैदा हुई है, क्योंकि जरदारी साहब ने आज बड़े वसूख से कहा अदालत के बाहर कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की है। देखिए, ये पिछले 5-6 दिन में अगेन जो सूरत हाल हमारे सामने अनफोल्ड कर रही है, मेरा ये मानना है कि इस सूरत हाल का एक कोई ना कोई हल तो निकल आएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उस हल के नतीजे में क्या तब्दीली आएगी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप है। पिछले 5-6 दिन से हर तरह की कैलकुलेशन हो रही हैं। हर शख्स जहां बैठा है वो ये कह रहा है कि ये जो बहरान आया है या जो बहरानी कैफियत का तासुर आया है,
इससे क्या फर्क पड़ सकता है, हुकूमत की क्या कमजोरी हो सकती है, ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, और उसमें कैलकुलेशंस हुई हैं और कॉम्बिनेशन भी डिस्कस हुए हैं। तो जरदारी साहब जब ये बात करते हैं तो मेरे ख्याल में शायद वो इस तरह की कॉम्बिनेशन का हवाला दे रहे हैं, इस तरह की कैलकुलेशन का हवाला दे रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर पीटीआई जो है उसकी गवर्नमेंट कमजोर होती है और पीएमएलएन तो क्योंकि वैसे ही अल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर एक बीच में एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, जिसमें पीपल्स पार्टी को एक लीडिंग रोल दिया जाए। अब वो अभी होगा या वो बाद में होगा, जाहिर बात है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बैठ के कैलकुलेट करती है तो उनका इशारा इसी तरह की एक पॉसिबिलिटी की तरफ होता है। ठीक है। एंड लास्टली फहद साहब, बिकॉज टाइमिंग इज एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स, अमरीकी नाज़िम उल अमूर का मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिलना और शहबाज शरीफ से मिलना कितनी अहमियत का हामिल है आपकी नज़र में? देखिए, मेरे ख्याल में ऑप्टिक्स के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका का जो एक रोल है वो हमेशा से पाकिस्तान में रहा है। कितना डायरेक्ट है कितना इनडायरेक्ट है उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन उस रोल के साथ साथ जो उसका परसेप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त ये मीटिंग होना, यानी देखिए मैं टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मीटिंग वैसे भी जब होती है तो एक लोगों को इंटरेस्ट पैदा होता है, लेकिन इस टाइम में ये मीटिंग होना मेरे ख्याल में इससे एक मैसेजिंग हुई है, और ये मैसेजिंग जो है ये बगैर सोचे समझे नहीं होती। तो इसका जो भी हम इसकी तशरीह करें, मेरे ख्याल में एक पॉइंट जो है वो पॉइंट हैज बीन मेड कि मीटिंग हो रही है। अब इसको पीएमएलएन इसको किस तरीके से इसकी तशरीह करती है और पीटीआई कैसे तशरीह करती है वो अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी अहमियत जो है इससे इनकार हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी फहद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, निज़ाम सियासत में सिविलियन बालादस्ती उस कैफियत का नाम है कि जो मुंतखब वज़ीर आज़म में किसी जुनून की मानंद अचानक ठाटे मारने लग जाती है, जान देकर, रहा सहा इख्तियार देकर या फिर बेशुमार वजाहतें देकर इस खपत की 2 गुना कीमत चुकाना पड़ जाती है, और फिर या तो शौक जाता रहता है या फिर वज़ीर आज़म खुद। सालिम सियासत गुज़िश्ता कई शब रोज़ से इसी कैफियत में मुब्तला है। वज़ीर आज़म सियासी और अस्करी ताल्लुकात की खुशगवार नहज की बात कर रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं, और इस सियासी मदोजज़र में दूसरा उठने वाला तूफ़ान बलूचिस्तान हुकूमत को दरपेश है। वज़ीर आला जाम कमाल ने वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात में आज ही बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल से आगाह किया उन्हें, और नाराज़ रहनुमाओं से होने वाले राब्तों से मुतल्लिक तफसीलात भी बयान की। अब वज़ीर आला जाम कमाल का ये मानना है कि उनके खिलाफ लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद इंशाअल्लाह बुरी तरह नाकाम होगी। मुखालिफिन को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में वोटिंग होगी और इससे मामला वज़ा हो जाएगा। वज़ीर आला के खिलाफ अपोजिशन जमातों की जानिब से पहले ही तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी जा चुकी है। तहरीक अदम एतमाद में अरकान असेंबली मुतालबा कर चुके हैं कि जाम कमाल की खराब कारकर्दगी पर उन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हट जाना चाहिए और ऐवान की अक्सरियत के हामिल रुकन असेंबली को वज़ीर आला मुंतखब किया जाना चाहिए। ताजुब यह है कि सियासी कैफियत में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान दोनों ही बराबर इख्तियार के जोम में हैं। ये जोम बरकरार रहने में सियासी हालात कितना साथ देते हैं, ये सवाल जवाब तलब है। सो व्हाई नॉट आस्क द मैन ऑफ द क्वेश्चन, द मैन ऑफ द आवर। इस जवाब ले लेते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम हमारा साथ देने का। क्या हो रहा है जनाब, आपको इस्लामाबाद आना पड़ गया, हालात इतने ख़राब हो गए हैं? नहीं जी, इस्लामाबाद एक नॉर्मल रूटीन था मेरा। कल एनवायरमेंटल कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, सीएम गिलगित है। नॉर्मल रूटीन है कि आप भी इधर हैं, पूरी असेंबली इधर है, पूरी अपोजिशन इधर है? मेरा तो आना जाना रहता है, लेकिन बाकी लोग हैं वो शायद अपनी उनकी विजिट्स में थोड़ा इजाफा हुआ इस्लामाबाद के। अच्छा, मगर आपकी विजिट में कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसके पॉलिटिक्स आप लोग सियासत सारी बलूचिस्तान की करते हैं, लेकिन दारुल हुकूमत में पहुंच के अपने मामलात हल करते हैं। आई मीन इट डजंट लुक टू गुड। ये तो हम लोग बात करते थे कि लंदन में हमारी सियासत तो बड़े बड़े फैसले होते हैं, तो बलूचिस्तान के मामलात भी इस्लामाबाद में हल हो रहे हैं। इसी बिना पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क़याम हुआ और हमने एक नैरेटिव बिल्डअप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपने सारे फैसले बलूचिस्तान में करते हैं। लेकिन कुछ खफा से दोस्त शायद पुरानी रीतों को फिर से जन्म देना चाहते हैं या उनको कंटिन्यू कराना चाहते हैं। अभी भी हमने उनसे कहा कि जी हम बहुत अच्छे माहौल में बलूचिस्तान में, क्वेटा में हैं, बैठे मामलात को हल करते हैं, बात करते हैं। लेकिन कुछ दोस्त बज़िद हैं कि नहीं जी हमने इस्लामाबाद आना है और यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से शायद जो एक पर्सपेक्टिव है उसको थोड़ा सा हम बयान करेंगे, जो कि मेरे ख़्याल से इन हालात में नामुनासिब भी था। लेकिन खैर दैट्स डेमोक्रेसी, एवरीबडी हैज़ अ राइट।
यू नो जाम कमाल साहब, मैंने तवातर से बलूचिस्तान के इश्यूज़ उठाए हैं, आपकी वजारत आला के ऊपर भी हम लोग नज़र रखते रहे हैं, एंड आई से दिस कि बहुत अरसे बाद एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर आया है जो वाकई एटलीस्ट मेरी नज़र के अंदर लग रहा है कि काम करना चाह रहे हैं। मगर सर, आप सरदारों वाली ज़हनियत दिखा रहे हैं, ये मामला कब से चला आ रहा है, आप असेंबली का सेशन क्यों नहीं बुलाते? आप देख रहे हैं अगेन एज आई से एवरीबडी सिटिंग हियर, ये तमाशा 2-3 हफ्ते से चल रहा है और चला जा रहा है। व्हाई डू यू नॉट कॉल द असेंबली, वोट लें, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी करें? जी बिल्कुल, अभी मेरा ख्याल हमारा तो सिलसिला पहले भी यही था। एक दफ़ा आपने देखा होगा कि अपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला, तकनीकी बुनियादों पे वो ख़त्म, बहुत सारी चीज़ें उसमें थी जिसके हवाले से, क्योंकि जिन लोगों से उनके रवाबित थे शायद उस बिना पे उन्होंने नैरेटिव वापस अपना ले लिया। फिर अभी वो दोस्त जो बेसिकली बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी एक अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का डाला है। बल्कि हमारे इरादा तो यही था कि अगर ये मैकेनिज़्म बनता नहीं है, इंशाल्लाह हम अपना ट्रस्ट जाके लेंगे। मैंने देखिए शुरू में दो चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं कि पार्टी नैरेटिव में और गवर्नमेंट नैरेटिव में, इफ़ आई लूज़ द मेजॉरिटी ऑफ द कोलिशन, इट्स नॉट ओनली द पार्टी बट ऑफ द कोलिशन आल्सो। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी है, तहरीक इंसाफ है आपके साथ, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, इन सारों का इत्मीनान है आपके पास? जी बिल्कुल है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि परसों हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सारे जमात वहाँ पे मौजूद थे बशमूलियत पीटीआई के। पीटीआई के तो 7 में से 1 नाराज है सिर्फ, बाकी 6 के 6 आपके साथ तगड़े खड़े हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आई एम वेरी इंटरेस्टेड सर, बिकॉज लेट्स टॉक नंबर बिफोर आई गेट टू नंबर्स। एक्चुअली वज़ीर आज़म ने आपको कोई आज कंफर्मेशन दी है या कोई आपको गारंटी दी है किसी चीज़ की? देखिए, एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में हुकूमत में शराकत में है जी, और अगर उस शराकत को कोई तोड़ना चाहता है तो आप समझें कि वो एक कोलिशन की शराकत जिसमें पीटीआई है उसको भी तोड़ना चाहती है, और वो अगर पीडीएम करना चाहती है तो मेरे ख्याल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खान साहब और हमारी गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ वहाँ इंटैक्ट है, एंड इट्स नॉट अबाउट इट श्योरिटी, इट्स अबाउट समथिंग विच इज़ हैज़ टू बी डन। वी कैन नॉट जस्ट लीव दिस थिंग और हमें चाहें कि ठीक है जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पीडीएम आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब फुली सपोर्ट में हैं, इस गवर्नमेंट के हवाले से हैं, और जो करंट सेटअप हमारा है उसी के हवाले से हैं। तो उन्होंने आपको आज अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है इस करंट सेटअप के हवाले वो से? हमेशा से जिसके ऊपर गिला है सर आपकी अपनी जमात का कि ये इत्तेहाद जो है ये जाम कमाल के साथ नहीं हुआ था, ये इत्तेहाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हुआ था, तो शख्सियत के ऊपर अपनी गारंटी क्यों हुकूमत और वज़ीर आज़म दे रहे हैं? परसों जब कोलिशन पार्टनर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पीटीआई भी थी, सरदार यार मदरेन साहब पार्लिमानी लीडर भी हैं, इन सब ने कहा कि अगर बीएपी अपना कैंडिडेट चेंज करती है, हमारा इत्तेफाक करंट सेटअप में जाम कमाल पे है, अगर वो किसी और को लाते हैं फिर हम अपना ऑप्शन खुद रखेंगे, एंड वी आर नॉट गिविंग एनी गारंटी टू बीएपी कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। ओके, सो आपके पास कुदूस बिजेंजो, सरदार साले भुटानी, अब्दुर्रहमान खेतरा, ये सारे उम्मीदवार हैं, ख्वाहिशमंद हैं, यानी कि इन तीनों के किसी और सेटअप में इन तीनों में से कोई सामने आए, पीटीआई की 100% सपोर्ट गारंटीड नहीं है अभी? जी, एएनपी, पीटीआई और हज़ारा डेमोक्रेटिक, इन सब ने ये बात की है कि वी विल नॉट एश्योर कि हम फिर आप लोगों को सपोर्ट करते हैं या नहीं करेंगे। अभी तक जाम कमाल के साथ हैं ये। जी, सो नवाबजादा तारिक मक्सी और जान मोहम्मद जमाली भी आपके बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन में हैं। दे प्लेइंग, यू नो, दे नॉट टेकिंग साइड्स, दे वांट टू नो कि एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होए कि शायद कुर्रा उनके नाम का निकल आए। इज दैट इवन अ पॉसिबिलिटी? तारिक मक्सी साहब ने तो बड़ा क्लियर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जब जान जमाली साहब कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी क्लियर किया था कि जी हमारी तरफ से जाम कमाल साहब ही हैं। जान जमाली साहब ने ये ज़रूर कहा था कि हमारे लिए दोनों ग्रुप्स जो हैं, बिकॉज आई एम अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ दिस पार्टी, तो मैं साइड्स नहीं ले रहा, आई एम प्लेइंग अ वेरी बैलेंस रोल। ओके, क्विकली सर, मेरा वक्त कम है। एक तो आपने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि सदर आप ही हैं। 1 अक्टूबर को जब आपके डिविजनल ऑर्गेनाइजर्स मिले थे, सरापा एहतजाज हुए थे, शोर शराबा मचाया था, आपने अपने ट्विटर हैंडल पे अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उसके बाद 10 दिन गुजर गए, आपकी जमात मिली, कोर कमेटी मिली, उन्होंने आपकी रेजिग्नेशन कबूल की, एक कायम मकाम सदर रख दिया। आज आप उठ के कह रहे हैं कि नहीं जी मैं ही हूँ। ये व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए, ये डिविजनल मेंबर्स जब हमारे मिले थे तो मैं इनसे फिर बाद में तकरीबन 4 थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, जहाँ उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो ये जो वीडियो लीक हुई है ये बहुत गलत थी, और हमने कोई इस्तीफे की बात नहीं की। हमने कहा कि हम पार्टी प्रेसिडेंट से मिलेंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसी दिन मैंने एक ट्वीट ये की थी कि जिस दिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर्स और पार्टी के मेंबरान और पार्लियामेंटेरियंस मुझे पसंद नहीं करते, इफ़ आई एम नॉट पॉपुलर एंड नॉट वांटेड इन दिस पार्टी, तो मैं बेसिकली अपने इस जो ओहदे से है आई विल रिलिंक्विश इट। तो दैट्स वाज माय इंटेंशन, टू रिलिंक्विश इफ नोबडी इज हैप्पी।
جب میں واپس کوئٹہ آیا تو ایک بہت بڑا سارے دوست ملے, پارلیمنٹیرینز آئے کہ یو آر ناٹ دیئر جسٹ بیکاز یو وانٹیڈ ٹو بی دا پریزیڈنٹ. ہم نے آپ کو پریزیڈنٹ بنایا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس عہدے سے ہٹیں. ریزگنیشن کی جہاں تک بات ہے کہ اس ٹویٹ میں ریزگنیشن کی کوئی بات نہیں ہے. And there's a proper way of doing a resignation also. I have to give it in writing to the Election Commission or to the party that I'm leaving it, and they have to accept it the same way also. اب یہ ساری چیزیں اس دوران نہیں ہوئی تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کرنٹلی شاید ایک کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کا اناؤنسمنٹ بھی ہوئی which is very not as per the procedure and the rules of the party. بولیدی صاحب ہیں نا سر, اب دیکھیں نا عدم اعتماد کا جو بھی نتیجہ ہو, مگر آپ کی پارٹی کی جماعت کے اندر تو انتخابات ہوں گے, اگلے صدر اگلے الیکشن میں صدر کے لیے پھر کھڑے ہوں گے. یہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ. You haven't decided. I haven't. And then let's quickly, my time is up. I want to talk number game sir. 14 ناراض اراکین ہیں, بار بار آپ کا انٹرویو کرتی ہوں, آپ کہتے ہیں کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کو میں منا چکا ہوں, مجھ سے خوش ہیں. اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑے لوگ ہیں جو مجھ سے ابھی بھی پارٹی میں خوش ہیں. بٹ نمبر گیم سر, 33 نمبر آپ کو ریکوائرڈ ہیں ٹو بی دا چیف منسٹر. 26 کا آپ کے پاس, ہمیں جو نظر آ رہی ہے 26 لوگوں کا کاؤنٹ رہ گیا ہے. یو ڈو ناٹ ہیو دا اسٹرینتھ. آپ کون سے سپورٹ یا کون سی گارنٹی یا اتنی کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ میں جیت جاؤں گا؟ دیکھیں میں اس کی واضح طریق کر دوں کہ جب جن لوگوں نے سگنیچرز کیے تھے اور اس پریس کو, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پریس کانفرنس, یعنی کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے اسپیکر کے سیکریٹریٹ میں ڈال رہے ہیں تو کم از کم ان 14 لوگوں کو موجود تو ہونا چاہیے اور پریس کانفرنس بھی کرنا چاہیے. تو یہ وہ پہلی والی میری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی, یہ وہی ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اس لیول تک نہیں جانا چاہ رہے اور ابھی بھی پارٹی کے اندر ہی کون ہے, نام بتا دیں یا تو اجلاس بلا لیں یا نام بتا دیں. آئی مین یہ کب تک؟ 2-3 دن ہی انشاءاللہ کھل کے آ جائیں گے. نیٹ فلکس کی سیکول لگ رہی ہے جو ختم نہیں ہو رہی. سیاست میں سیکوینس تھوڑا ہونا بھی چاہیے. بٹ یو آر فیئرلی کانفیڈنٹ کہ آپ عدم اعتماد کا ووٹ جیت جائیں گے انشاءاللہ. ہارس ٹریڈنگ کے الزامات بھی آپ پہ لگنے شروع ہو گئے ہیں. الزامات پاکستان میں سیاست میں لگتے رہتے ہیں, بٹ پیپل ہو آر پوٹنگ اٹ شوڈ ریئلی see the seriousness of that thing. عدم اعتماد کا ووٹ آپ کتنے نمبروں سے جیتیں گے, مجھے آئیڈیا دے دیجئے. یہ تو ابھی give me a fair idea. 80% کتنے, 2 ووٹ, 4 ووٹ, 6 ووٹ؟ That's وہ وقت سے پہلے ہے. میرے خیال سے جب انشاءاللہ عدم اعتماد کا آئے گا things will be very clearer. But you are not going to resign. نہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے بات سنی. وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے. فیئرلی کانفیڈنٹ. لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دی ڈیز ٹو کم. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کریں گے نیب کے حوالے سے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں زبردست پیش رفت ہوئی ہے, اینڈ وی ہیو دا فرسٹ پولیٹیکل پرسنالٹی جو نئے نیب آرڈیننس کے تحت ریلیف لینا چاہ رہے ہیں. اسٹے ود اس. جعلی اکاؤنٹس کیس میں 8 ارب روپے سے زائد کی مشکوک ٹرانزیکشنز کے معاملے میں آج آصف علی زرداری احتساب عدالت میں پیش ہوئے. آصف علی زرداری کی جانب سے بریت کے لیے دائر درخواست میں نیب کے ترمیمی آرڈیننس کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ آرڈیننس کی روح سے اس عدالت میں کارروائی چل ہی نہیں سکتی, اور اگر ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو یہ غیر قانونی ہوگی. آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت کے روبرو دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے 265D کی درخواست دائر کی ہے. جب تک ہماری درخواست پر فیصلہ نہیں آ جاتا آپ فرد جرم عائد نہیں کر سکتے. میرے موکل پر 15 کروڑ روپے کی رجسٹرڈ سیل ڈیڈز کا الزام ہے, اور نیب کا کہنا ہے کہ 18 چیکس کے ذریعے رقم دی گئی جبکہ ان سے ہمارا تعلق ہی نہیں. فاروق ایچ نائک نے نیب ترمیمی آرڈیننس کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری کا کیس کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہی نہیں, اس لیے فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد کیس نہیں بنتا کیونکہ آصف علی زرداری پر اختیار کے ناجائز استعمال یا رشوت لینے کا الزام نہیں ہے. عدالت نے فاروق ایچ نائک کے دلائل پر ریمارکس دیے کہ پہلے آپ یہ تو بتائیے کہ درخواست قابل سماعت ہے بھی یا نہیں. عدالت کے استفسار پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پہلے آپ نوٹسز جاری کریں, اس کے بعد ہم دلائل دیں گے. عدالت نے پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا اور بعد ازاں فیصلہ جاری کرتے ہوئے بریت کی درخواست مسترد کر دی. نیب ترمیمی آرڈیننس کی منظوری کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی سیاستدان نے اس آرڈیننس کے تحت عدالت سے ریلیف مانگا ہے. ناظرین اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نیر بخاری صاحب, سینٹرل جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی, سابق سینٹ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. بتائیے گا نیب ترمیمی آرڈیننس سے تو بہت سوں کے لیے اب آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں. زرداری صاحب پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس ترمیمی آرڈیننس سے ریلیف لینے کی کوشش کی ہے اور ریلیف مانگی ہے بلکہ آفیشلی. شکریہ. انفیکٹ دیکھیں آپ اس کو ریلیف اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ آرڈیننس آیا ہے اس میں
جو مس یوز آف اتھارٹی کے حوالے سے بات ہے یا جو منی انوالو ہے دیٹ شوڈ بی پروسیڈز آف دی کرائم. اگر وہ کرائم کی پروسیڈز نہیں ہے, اگر ریکارڈ پہ نہیں ہے تو پھر وہ نارمل کورٹس میں مقدمہ جائے گا. آج جو درخواست ان کے لائر نے موو کی تھی کہ آج ڈیٹ فکس تھی فار فریمنگ آف چارج, فرد جرم لگنا تھا, تو ہم نے درخواست دی کہ یہ فرد جرم لگ نہیں سکتا اس آرڈیننس کے آنے کے بعد, کیونکہ اس میں سیکشن 4 کہتی ہے کہ یہ سارے تمام مقدمات ٹرانسفر ہو جائیں گے اپنی ریلیونٹ کورٹس کو. وہ جو اسپیشل ججز کی کورٹس ہیں, ایف آئی اے کے نیچے جو مقدمات آتے ہیں, یہ نیب کے دائرہ اختیار سے یہ مقدمات نکل گئے ہیں. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب نے, میں خود بھی موجود تھا, کہ ہم نے کہا کہ نیب کو نوٹس دیا جائے اور نیب اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آئے, لیکن جج صاحب نے یونیلیٹرلی فیصلہ کر دیا, ہماری درخواست مسترد کر دی. آبویسلی ہم اس کو دیگر فورمز پہ اس کو ضرور چیلنج کریں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیب آرڈیننس آپ انہوں نے امینڈ کیا ہے اس میں انہوں نے بائفرکیٹ کر دیے ہیں اور ایشوز کو کہ جو پروسیڈز آف کرائم نہیں ہیں اور ایلیگیشنز بھی. تو یہ جو کیس تھا اٹ واز بٹوین دی پرائیویٹ پارٹیز, اس میں کوئی گورنمنٹ فنکشنریز انوالو نہیں تھے. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ چارج فریم نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی جورسڈکشن آؤٹ ہو گئی ہے, تو لیٹ اٹ گو ٹو دی نارمل کورٹس. تو اس پہ وداؤٹ گیونگ نوٹس ٹو دی نیب, حالانکہ نیب نے خود کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے مہر کہ یہ کب سے نافذ العمل ہوگا, اور اس کا افیکٹ پاسٹ جو کیسز ہیں اس پہ ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا, پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں ان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو نیب کہہ رہا جی ہم اس کو منسٹری آف لاء سے کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں. جی پتہ نہیں ان کی لیگل ٹیم کیسی بنی بیٹھی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ تھی تو 4 مرتبہ یہ سپریم کورٹ میں اٹھا کے لے کے گئے تھے, اور ہر مرتبہ ان کو جھاڑ پڑتی تھی کہ یہ ایسی امینڈمنٹ نہیں, ایسی امینڈمنٹ ہے. اب جب امینڈمنٹ میں کہہ دیا انہوں نے سیکشن 4 کے تحت کہ جی جو مقدمات اس جورسڈکشن میں نہیں آئیں گے وہ اپنے کورٹس میں چلے جائیں گے, تو ان کو جانا چاہیے. لیکن پھر یہ بات جو کرتے ہیں مہر کہ یہ 6 اکتوبر سے آگے جو نافذ العمل ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ایک اور گلیئرنگ بینیفٹ اپنے لوگوں کو دینے کے لیے ہے. یہ پروسیکیوٹر جنرل کا غالباً موقف تھا. مقدمات ہیں ان پہ تو پرانا قانون لاگو ہو, اور اب کیونکہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنا نہیں ہے, نیب ان کو فیور کر رہا ہے, ان کی یہ لیگل ایکٹیویٹیز ہیں یا انہوں نے جو کرائم کمٹ کیے ہوئے ہیں ان سے ان کی جان بچ جائے. تو یہ بڑی واضح گلیئرنگ سی بات آ گئی ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک لاء بھی بنا ہے اور پیپل اسپیسیفک بھی بن گیا ہے کہ جو انوالو تھے ان کی اپنی کیبنٹ کے لوگ یا ان کا پرائم منسٹر انوالو ہے تاکہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو سکے. ایک بات ضرور ہے لیگلی کہ جن مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں وہ تو افیکٹ نہیں ہوں گے, اب وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز کے حوالے سے آئیں گے, لیکن جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں ابھی کورٹس میں ان پہ تو یہ قانون لاگو ہوگا. مریم بھی ہیں اس میں, نواز شریف بھی ہیں لے کے آئے ہیں. بالکل obviously اس میں ابھی آپ دیکھیں وہ جو ایل این جی کا کیس ہے جو کو ایکیوز ہیں شاہد خاقان عباسی کو اور باقیوں کے, انہوں نے موو کر لی ہے. تو ان کی جو پٹیشن موو ہوئی ہے اس پہ جو ڈیسیژن ہوگا الٹیمیٹلی اس ڈیسیژن کا بینیفٹ تو باقی ایکیوز کو بھی ملے گا. تو مجھے تو ان کی لیگل ٹیم کی سمجھ نہیں آتی ہے, اور بڑی بدقسمتی کی بات کہ اس 20 کروڑ عوام 22 کروڑ عوام میں سوائے جسٹس جاوید اقبال کے ان کو کوئی اور آنسٹ آدمی نظر نہیں آ رہا. تو بخاری صاحب آپ کو ان کی لیگل ٹیم کی نہیں سمجھ آ رہی, پورے ملک کو ہی نہیں آ رہی, مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بلاول بھٹو زرداری تو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر چکے تھے اس آرڈیننس کو, سینٹ میں بھی ڈس اپروو کرنے کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی, تو پیپلز پارٹی اس نئے ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ہے, مگر اس سے ریلیف لینے کے لیے آپ لوگ سب سے پہلے آج عدالت پہنچ گئے. بات دیکھیں نا جی, ہم تو پروسیڈ کرنا چاہتے ایز لانگ دس لا از دیئر. ہم نے کہا تھا کہ ویل ٹرائی ٹو گیٹ اٹ ڈس اپروو فرام دی سینٹ. کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کہ آرڈیننس کو یہ بھی 18 امینڈمنٹ میں آیا تھا کہ کن حالات میں آرڈیننس آنا چاہیے. جناب یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنسی بے خبر تھی, پریزیڈنٹ پاکستان بے خبر تھا کہ 8 اکتوبر کو ٹارگٹ ڈیٹ ہے ریٹائرمنٹ کی نیب چیئرمین کی, اور لاسٹ ویک دونوں ہاؤسز ان سیشن تھے اور جو پروروگ ہوئے
تو وہ فورسی نہیں کر رہے تھے کہ ہم یہ بل لے آتے نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں، تو پریزیڈنسی تو بڑی بے خبر اور آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ 89 کی جو پروویژن ہے وہ ان کیس آف ایمرجنسی، ان کیس آف ایکسیجنسی، کہ کوئی ایسی سچویشن ارائز ہو جاتی ہے تو پھر آرڈیننس کا سہارا لے کے آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. تو یہاں کیوں ان کو سہارا لینا پڑے گا کہ ان کی بدنیتی تھی، اور اس بدنیتی میں یہ بات بھی شامل کہ جب اوریجنل لا کہتا ہے کہ جی نان ایکسٹینڈیبل ہے اور ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں یہ، تو وہ جو بیسک لا تھی اس کی اسپرٹ یہ تھی کہ کل کسی کو فردر ایکسٹینشن کی کوئی برائب آفر نہ کر سکے، بالکل، تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی کسی کے مرون منت نہ ہو، پریشر میں نہ آئے. بالکل ایبسولوٹلی. مجھے قطع کلامی معاف، مجھے بخاری صاحب ریلیف کے اس اقدام کو دیکھتے ہوئے آپ یہ جانتے ہیں کہ نیب نے وزارت قانون سے بھی ایک خط لکھ دیا اور بعض نکات کی قانونی تشریح مانگی ہے، مزید کلیئرٹی مانگی ہے، اور تب تک تو نئے آرڈیننس کے تحت فیصلوں کو روک دیا گیا آفیشلی. آئی مین قانونی نظر سے، بیکاز یو آر اے لائر ایز ویل، کیا آپ کے نزدیک یہ سنگین غلطی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں سنگین نااہلی ہے، incompetency ہے. The whole legal team is incompetent. Right from their advisors, right from their attorney generals, right from their law minister. یہ مجھے سمجھ آتی کہ لا منسٹری سے ہی بک رہے ہیں. لا کو انٹرپریٹ کرنا کورٹس کا کام ہے. لا منسٹری has got nothing to do with the interpretation. ہمیشہ کورٹس لا کو انٹرپریٹ کرتی رہی ہیں. تو وہ تو چیلنج بھی ہو گیا لاہور ہائی کورٹ میں، لوگوں نے چیلنج کیا ہے. میں کہتا ہوں ان کی، میں نے آپ کو مثال دی نا آرمی ایکٹ والی، وہی سلسلہ بھی یہ ہے کہ نیب ایسوسیٹ تھا اس ساری لیجسلیشن میں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جی پارلیمان کو اس کو اعتماد میں لیا جائے. جب پارلیمان قانون سازی کے لیے پارلیمان کا وجود ہے اور اس کا ایگزسٹنس ہے تو اس سے رجوع کیا جاتا. یہ چور دروازہ کیوں ڈھونڈا انہوں نے، نوئنگ نہیں کہ 8 اکتوبر کو وہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اور سیشن بھی ایک ہفتہ پہلے چل رہا تھا، تو یہ سارے سوئے ہوئے تھے، کیوں نہیں آئے؟ تو ان کی بدنیتی نظر آ رہی ہے اس میں، نیک نیتی نظر نہیں آ رہی ان میں. اچھا کوئکلی بخاری صاحب، اب نئے آرڈیننس سے تو جو ایگزسٹنگ تھا وہ تو بے وقت ہو گیا ہے، اٹس ناٹ دیئر اینی مور. کیا معینہ مدت کے اندر اگر یہ اپروو نہیں ہوتا پارلیمنٹ سے تو کیا پھر نیب کا پرانا قانون ایک بار پھر ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا، حرکت میں آ جائے گا؟ دیکھیے اس میں پھر دو باتیں ہوں گی. there will be another confusion also, and there will be ایک اور بات جو سامنے نظر آئے گی جو انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہوگی، کہ جس قانون کے تحت یہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں وہ ان فیوچر اگر فیلڈ ہی ہولڈ نہیں کرتا، ہاؤ ول دی چیئرمین کنٹینیو ایز اے چیئرمین نیب؟ دیٹس اے بگ کوشچن. یہ تو نہیں ہو سکتا ایک قانون غیر مؤثر ہو جائے اور اس پہ کنسلٹیشن کی بھی ضرورت نہ ہو، نان ایکسٹینڈیبل ہو اوریجنل لا پہ، اور ایک ٹیمپرری فیز کا لا کے ذریعے اس کو 4 سال کی آپ مدت دے دیں. there will be another confusion, there will be another illegality, unconstitutional بات ہوگی. اس لیے ان کی تو ٹیم ہی جو ہے نا ٹوٹلی انکمپیٹنٹ ٹیم بیٹھی ہے جو لیجسلیشن کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق سینٹ کے چیئرمین نیر بخاری صاحب. آپ نے ان کی بات سنی. کنفیوژن در کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے اس نیب آرڈیننس کا. نیب کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ موجودہ چیئرمین جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہیں، مگر نیب کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس آرڈیننس کے تحت جو کیسز کھلے ہوئے ہیں، زیر التوا ہیں، ابھی بھی سنے جا رہے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے. وزارت قانون سے وضاحت طلب کی گئی ہے. بہرحال پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کو that the buck stops at you. حکومت کی جانب سے ملک میں بڑھتی مہنگائی کا حل نکالتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب عوام کو غربت کے اثرات سے بچانے کے لیے 3 کارڈز دیے جائیں گے. غربت کے لیے احساس کارڈ، صحت کے لیے صحت کارڈ اور کسانوں کے لیے کسان کارڈ. اور یہ تینوں خوشخبریاں آج ایک ساتھ ہی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دی. لیکن اس سے قبل وزیر اعظم نے بظاہر اپنی ٹیم سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کو سمجھا کیوں نہیں پا رہے کہ مہنگائی کی وجوہات ہیں کیا. اس بات کا جواب فواد چودھری نے دیا. اس وقت پاکستان کے اندر ایک مہنگائی کا جس طریقے سے تذکرہ ہے، اس وزیر اعظم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جس میں مہنگائی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز میں اضافہ ہے.
ये पहला मौका नहीं कि हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने का सारा दारोमदार कार्ड्स पर रखा गया हो। 2013 में तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया और फिर 2019 में मुस्तहिक अफराद को मुफ्त सेहत की सहूलियात देने के लिए कार्ड्स का इजरा किया गया, मगर सेहत कार्ड मुतारिफ करवाने के बाद टेस्टों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पंजाब में मुफ्त दवाइयां, मुफ्त और सस्ते टेस्ट अस्पतालों में बंद कर दिए गए और फिर अद्वियात की कीमतों में 400% तक इजाफा कर दिया गया। बिलाशुबा ये इकदाम बहुत अच्छे हैं अनडाउटेडली, मगर सवाल तो ये है कि सब्सिडीज और सहूलियात के लिए पैसा कहां से आएगा और क्या हुकूमत सब्सिडीज दे भी सकेगी या नहीं, क्योंकि जिस वक्त हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जा रहा था एन उस वक्त वजीर खजाना शौकत तरीन IMF के साथ कर्ज की छठी किस्त के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने एहसास कार्ड तो मुतारिफ करवा दिया है, मगर IMF से मुज़ाकरात से कबल ही बिजली के 20 टैरिफ में ₹1.39 इजाफे के अलावा पेट्रोल की कीमत में भी इजाफे का फैसला कर लिया गया है। IMF हमेशा की तरह इस बार भी शर्त आयद करेगा कि हुकूमत तमाम सब्सिडीज का खात्मा करे। साथ ही IMF तजारती खसारे को कम करने का कहेगा कि जिसके बाद पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी हो जाएगा और ऑफ कोर्स रिजल्टेंटली नतीजा महंगाई में इजाफे की सूरत में सामने आएगा। फिर इस एहसास कार्ड का क्या फायदा कि जो सिर्फ एक मखसूस तबके को फायदा देगा। हुकूमती पॉलिसीज वाज़े नहीं है कि जिसकी वजह से मुल्क के अंदर आए रोज कोई ना कोई बहरान सर उठाता दिखाई देता है और अब बज़ाहिर लग रहा है कि गंदम की कमी बयानात इल्जामात से होता हुआ मुतालबात और बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है कि जिसके बाद नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने सैयद फ़खर इमाम की सरबराही में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को कहा है कि वो गंदम रिलीज करें ताकि मुल्क में गंदम की कीमत को कंट्रोल किया जा सके। ये पहला मौका नहीं है, गुज़िश्ता 3 साल से ऐसा ही हो रहा है। पहले साल गंदम ज्यादा थी तो पहले बरामद की गई, फिर दरामद करने का फैसला कर लिया गया तो अवाम की जेबों से अरबों निकाल लिए गए। फिर दूसरे साल गंदम की पैदावार कम हुई तो बरवक्त फैसले और गलत अंदाजों की वजह से फिर अरबों का नुकसान उठाना पड़ गया। इस साल हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है कि रिकॉर्ड पैदावार हुई है, बम्पर क्रॉप, मगर यह भी फैसला कर लिया गया है कि गंदम दरामद की जाएगी। गुज़िश्ता माह एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 14 सितंबर को छपने वाली जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद था कि हुकूमत रूस से $280 फी टन के हिसाब से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत सस्ती गंदम खरीद सकती थी, मगर नहीं खरीदी गई कि जिसके बाद $370 फी टन में 1,20,000 टन गंदम खरीदने का फैसला कर लिया गया। यानी कि हुकूमत का ताखीर से लिया गया फैसला मुल्क को $80 फी टन में पड़ेगा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ही जब गंदम का बहरान सामने आया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ताखीर से गंदम क्यों खरीदी गई है और अगर जुलाई में 15 लाख टन गंदम बरामद कर ली जाती तो बहरान पैदा ही ना होता। गुज़िश्ता साल तहरीक इंसाफ हुकूमत ने गंदम बहरान पर कमेटी बनाई, रिपोर्ट भी सामने आई, मगर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कमेटी ने वजारत खुराक पर जिम्मेदारी डालते हुए कहा था कि अगर वजारत खुराक ज़खायर पर नजर रखती तो फिर प्रोक्योरमेंट भी वक्त पर कर लेती और वफाकी हुकूमत को खबरदार भी करती तो बर वक्त गंदम दरामद कर ली जाती और बहरान पैदा ही ना होता। हम एक बार फिर हुकूमत को मुतनब्बे कर रहे हैं कि गंदम और आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। एक के बाद एक गलती, मगर वही जो पहले की गई। इस वक्त पंजाब में 20 किलो आटे की कीमत 1100 रुपए है, मगर यही आटा कराची, क्वेटा और पेशावर में 1500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता माह वज़ीर खजाना शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि गंदम की रिलीज प्राइस 1950 रुपए कर दी गई है कि जिससे आटे की कीमत में कमी होगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हुआ, कीमत में कमी नहीं आई और अब ये फैसला हुआ है कि गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपए होगी। अगर 1950 में सस्ती नहीं हुई तो फिर 2200 रुपए फी मन में कैसे हो जाएगी। इसी तरह $370 फी टन में खरीदी गई गंदम से बनने वाले आटे की कीमत हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी। IMF की शराइत के बरखिलाफ सब्सिडी कैसे दी जाएगी और कम से कम 8 से 10 अरब रुपया कहाँ से आएगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान को बिलाखिर एहसास हुआ कि मुल्क में महंगाई कंट्रोल में नहीं है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हम महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर खान साहब अदम मलहूस ये नहीं आपने बताया कि अवाम को घबराने की इजाज़त है या नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब चाहे बारिश वक्त पर हो या ना हो या टेंडर्स वक्त पर किए जाएं ना किए जाएं, फैसले लिए जाएं, उन पे अमल हो ना हो, द फैक्ट रिमेन्स एट द एंड ऑफ द डे आपकी मुआशी टीम के फैसलों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आयद होती है, बिकॉज द बक स्टॉप्स एट यू। आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।